हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपनी पढ़ाई जो वो सही तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। क्या होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? तो देखिए, कोई भी बिजनेस जो है वो किस उद्देश्य से किया जाता है, ये डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, एक ट्रेडिंग बिजनेस है मेरा। मान लीजिए मैं कैमरे वगैरह खरीदता हूँ और उनको बेचता हूँ। मेरे सामने कैमरा, इसीलिए मेरे एग्जांपल में आजकल कैमरे ही आ रहे हैं। जस्ट सामने की साइड में कैमरा है, उस वजह से। तो मैं कैमरा खरीदता हूँ, कैमरा बेचता हूँ। तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ? ताकि मैं प्रॉफिट कमा पाऊँ और मैं अच्छा खासा मुनाफा कमा पाऊँ, मेरी वेल्थ बढ़ा पाऊँ। तो ये तो क्या हो गया, प्रॉफिट मोटिव के साथ। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। सर ऐसा थोड़ी होता है, मतलब कोई आप कह रहे हैं कि काम कर रहा है और उसका उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं है। नहीं, ऐसे भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं। जैसे हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो क्या करता है, वर्ध लोगों के लिए वृद्धाश्रम की व्यवस्था करता है। मतलब कि उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था करता है। जिनके बच्चे जो उनको त्याग कर देते हैं, तो उनके रहने के लिए हमने व्यवस्था करते हैं। या फिर जिनके बच्चे नहीं हैं और वो वहाँ आके रहना चाहे तो वो रह सकते हैं। या फिर जो घर में थोड़ा अकेला फील करते हैं, वो भी वहाँ आकर रहना चाहे वो रह सकते हैं। इस तरीके का हमने क्या कर रखा है, व्यवस्था कर रखी है। अब यहाँ पर क्या हमारा उद्देश्य उनसे पैसा लेके प्रॉफिट कमाना है क्या? नहीं, हमारा उद्देश्य है कि भाई उनकी भलाई हो। समझ पा रहे हैं बात? तो उसके लिए हम जो है वो क्या करते हैं, ये इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन जो वो चला रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ उद्देश्य जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है। यहाँ उद्देश्य जो है वो क्या है, एक तरीके से सेवा है। मतलब कि हम सेवा करना चाहते हैं, किसी न किसी तरीके से सोसाइटी में कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते नहीं, बहुत सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिस वजह से सब कुछ सुचारू रूप से चलता है। सोसाइटी के अंदर कुछ जो पीछे की साइड में रह जाते हैं, उनके लिए भी ये एक तरीके से मदद का काम करते हैं। सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनकी इनकम का सोर्स क्या होगा? भाई जैसे वृद्धाश्रम की बात करें तो वृद्धाश्रम में तो पैसा तो चाहिए होगा, तो वो कहाँ से लेंगे? तो डोनेशन वगैरह लेते हैं। कई इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कुछ का अलग फॉर्मेट होता है। जैसे कई क्या करते हैं, क्लब बना दिया। जैसे कि भाई एक सोसाइटी के लोगों ने एक क्लब बना दिया जो क्या करते हैं, उनके व्यायाम योगा वगैरह के लिए और इनकी व्यवस्था वगैरह करते हैं। अब उनका भी उद्देश्य ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट कमाना, वो सब लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा लेते हैं जिसे वो सब्सक्रिप्शन का नाम देते हैं। और उससे वो उनके लिए क्या करते हैं, बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल करवाते हैं, जिससे वो गेम खेलते हैं। गोल्फ वगैरह आपने मूवी में देखा होगा, रईस लोग जो खेलते हैं उस तरीके के कुछ करते हैं। तो वो उस तरीके से भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरीके से हो सकता है। या फिर कुछ लोगों ने मिलके क्या किया, एक स्कूल जो वो चलाते हैं, जिसका उद्देश्य भी प्रॉफिट कमाना नहीं है। और वो स्कूल जो वो चला रहे हैं और उस स्कूल में क्या करते हैं, बच्चों से भी थोड़ी बहुत फीस लेते हैं ताकि उनका, देखिए ये बात समझिएगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि वो पैसा नहीं लेंगे। वो पैसा लेंगे, लेकिन पैसा अलग फॉर्मेट में लेंगे। वो स्टूडेंट से सब्सक्रिप्शन के रूप में भी ले सकते हैं, वो स्टूडेंट से फीस के रूप में भी ले सकते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डिपेंड इस पे करेगा कि वो नॉन प्रॉफिट है या प्रॉफिट मोटिव वाला है, कि उनका उद्देश्य क्या है। क्या वो मुनाफा कमा के अपनी जेबें भरना चाहते हैं, या वो मुनाफा अगर हो भी जाए तो वो वापस इसी एक्टिविटी को और ज़्यादा प्रमोट करने में लगेंगे। जैसे एक इंस्टीट्यूशन है जो प्राइवेट प्रॉफिट मोटिव के साथ है, एक स्कूल, तो उसमें जो मुनाफा होगा तो वो किसके पास जाएगा? उस स्कूल के जो मालिक है उनके पास जाएगा। समझ पा रहे हैं बात? और दूसरा, अगर जैसे प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट मोटिव के लिए है और वहाँ पर कुछ मुनाफा हो गया, तो वो वापस सोसाइटी के लिए ही लगाएंगे, किसी भी तरीके से लगाएंगे। समझ पा रहे हो बात? तो ये डिपेंड करता है कि उनका उद्देश्य क्या है, किस वजह से उन्होंने खोला है ये स्कूल। अगर उन्होंने लाभ कमाने के लिए खोला है तो वो प्रॉफिट मोटिव, और अगर उन्होंने लाभ कमाने के लिए नहीं खोला है तो वो नॉन प्रॉफिट मोटिव। सर फ़र्क क्या पड़ जाएगा? फ़र्क तो देखो भाई, जैसे एक प्रॉफिट मोटिव वाली स्कूल है वो क्या करेगी, फीस लेगी। नॉन प्रॉफिट मोटिव वाली ये जो स्कूल है, ये क्या, ये फीस ले भी सकती है, चाहे तो ना ले, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, कोई ज़रूरी नहीं। बस बात ये है कि जैसे आज के टाइम में, जैसे सीधा अगर देखें तो आज के टाइम में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या है, एक तरीके से
प्रॉफिट मोटिव वाले ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेट में हूँ, तो मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, फीस ले रहा हूँ। समझ पा रहे हैं? अगर यहीं पर मैं गुरु द्रोणाचार्य होते और आप पांडव और कौरव होते और आपको मैं पढ़ा रहा होता, तो उस केस के अंदर भी मैं लेता तो सही, लेकिन फीस नहीं लेता, मैं दक्षिणा लेता, गुरु दक्षिणा। समझ पा रहे बात? तो समझ पा रहे बात, नाम बदल रहा है लेकिन वही सर्कल वही है भाई। अल्टीमेटली तो कुछ न कुछ मोटिवेशन तो चाहिए होगा, मतलब कुछ न कुछ तो रिवॉर्ड वो लेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर जो फीस ले रहा है वहाँ पर वो क्या करते थे, गुरु दक्षिणा लेते थे, नाम बदल जाते, लेकिन अल्टीमेटली वही कॉन्सेप्ट है जो रहता है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये क्या है, इनका मोटिव जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं, ये पैसा नहीं लेते, ये डोनेशन लेते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं वगैरह वगैरह। नॉर्मल जैसे बिजनेस होते हैं उनको क्या करवाना होता है, रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अगर कंपनी के रूप में तो कंपलसरी कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा, पार्टनरशिप के रूप में तो ऑप्शनल है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाओ नहीं करो, और सोल प्रोप्राइटरशिप में तो आप रजिस्ट्रेशन करो या नहीं करो। सर बात करें अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो उस केस के अंदर क्या करवाना जरूरी है या नहीं? तो देखो, कंपनीज एक्ट के अंदर जो है वो एक सेक्शन लिख रखा है, सेक्शन 8, जो क्या करता है, इस तरीके से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रजिस्ट्रेशन की बात करता है। सर जब इनका उद्देश्य ही नॉन प्रॉफिट है, तो उस केस के अंदर कहाँ जरूरत पड़ती है इनकी रजिस्ट्रेशन की? आपने साउथ की मूवियाँ देख रखी होगी, उसके अंदर देखा होगा कि भाई एक जो है वो वृद्ध आदमी जो चला जाता है, उसके पीछे उनके चाचा वगैरह कोई बड़े पापा या ऐसा कोई एक परिवार में बदमाश होता है, और वो सारा क्या करता है, वो किसी सोसाइटी को अंदर या किसी ट्रस्ट में पैसा देता है और वो वहाँ से पूरा हड़प लेता है। समझ पा रहे हैं? तो इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उनको इनका मैनेजमेंट है वो इस तरीके से गबन वगैरह कर ले, ये इस तरीके की गड़बड़े वगैरह हो जाए, ये सारी चीज़ें रेगुलेट करने के लिए ज़रूरी है कि उनका रजिस्ट्रेशन हो। तो इनका रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, कहाँ करवाया जाता है, याद रखिएगा, सेक्शन 8 जो है कंपनीज एक्ट जो है इसके बारे में बात करता है। बाकी इनका एक्चुअल जो है रजिस्ट्रेशन का तरीका अलग होता है, एक अलग से डिपार्टमेंट होता है देवस्थान विभाग, वहाँ पर फाइल जाती है, फिर वो फिक्स प्रोसीजर होता है, वो प्रैक्टिकल सारी चीज़ें जो वो अपने काम की नहीं, अपने लिए एग्जाम के लिए जो काम किया उसके हिसाब से देख रहे। तो रजिस्ट्रेशन इनका भी कंपलसरी होता है, उनमें भी पैसा आता है, पैसा जाता है प्रॉफिट मोटिव वाले में, नॉन प्रॉफिट मोटिव वाले में पैसा आएगा, पैसा जाएगा। अब जैसे वृद्धाश्रम में तो वृद्ध लोगों से भी कुछ पैसा लिया जा सकता है, कुछ डोनेशन भी लिया जा सकता है। समझ पा रहे हो? या स्कूल के केस में बच्चों से फीस भी ली जा सकती है, डोनेशन भी ली जा सकती है। आप अगर स्कूल में देखा होगा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को क्या किए जाते हैं, स्कूल के अंदर कुछ डोनेशन लिए जाते हैं, जो भी आते दानदाता जिनको भामाशाह कह के हम क्या करते हैं, उनको डोनेशन उनसे लिया जाता है। तो पैसा उनसे भी लिया जाता है, तो डोनेशन भी हो गई, इनकम फीस भी हो गई, इस तरीके से हो गई। तो अल्टीमेटली देखिए ना, तो बिजनेस के जैसा जैसा ही फॉर्मेट होगा उसी तरीके से पैसा आएगा, उसी तरीके से पैसा जाएगा। सर फिर अकाउंटिंग में इसको अलग से नाम देने का कहाँ जरूरत पड़ी? बस अकाउंट के नाम बदलेंगे, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ कैश बुक होगी, यहाँ क्या होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होगा। मतलब यहाँ इस साइड के अंदर प्रॉफिट मोटिव वाले में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट मोटिव वाले में हम क्या करेंगे, कैश बुक मेंटेन करेंगे, और नॉन प्रॉफिट मोटिव वाले में क्या करेंगे, हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। इस साइड के अंदर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। इस साइड के अंदर हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। इस साइड में हम बैलेंस शीट बनाएंगे, तो इस साइड में हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। सर नाम में चेंज है या और कुछ भी चेंज है? माइनर सा चेंज है। जैसे कैश बुक के अंदर जो अकाउंटिंग होती है वो क्या होती है, विथ डेट होती है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर बिना डेट के भी पूरी एक तरीके से समरी होती है। बाकी P&L जैसे बनता है तो उसके अंदर क्या होता है कि भाई हर इनकम को लिखा जाता है, हर एक्सपेंडिचर को लिखा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, अगर कोई एक इवेंट करवाया तो उस इवेंट का नेट भी लिखा जा सकता है इनकम और एक्सपेंडिचर के अंदर। बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी सेम वैसा वैसा है, लेकिन बैलेंस शीट जो होता है उसमें पूरी पर्टिकुलर अकाउंटिंग होती है, पर्टिकुलर वैल्यूशन होता है, तो सही तरीके से वैल्यू दिखती है इसके अंदर। ऐसा नहीं, थोड़ी बहुत वैल्यू में इधर उधर भी हो सकता है, 19-20 भी हो। इधर की बैलेंस शीट में क्योंकि प्रॉफिट मोटिव है तो जो भी प्रॉफिट है वो कैपिटल में होगा, कैपिटल के अंदर जाके जुड़ेगा। इधर जो नॉन प्रॉफिट है तो ऐसा नहीं होगा, वहाँ पर कैपिटल फंड जो वो क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस P&L के अंदर क्या होगा, टू प्रॉफिट या मतलब जो भी होगा प्रॉफिट या लॉस होगा, मतलब जो भी P&L का बैलेंस होगा वो प्रॉफिट और लॉस होगा। यहाँ पर क्या बनेगा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, जिसका जो है वो बैलेंस होगा वो प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा, या तो इनकम ओवर द
एक्सपेंस होगा या एक्सपेंस ओवर द इनकम, कि भाई इनकम इतनी ज़्यादा है एक्सपेंस है या एक्सपेंस इतने ज़्यादा है इनकम से। तो नाम बदलेंगे, रिश्ता वही, सोच नहीं, बस इस तरीके की बातें जो है वहाँ यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूँ भाई, देखो अकाउंटिंग में यूँ देखेंगे ना, तो यहाँ पर अकाउंटिंग के अंदर कोई खास चेंज आएगा नहीं। देखो एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, जिसमें क्या होगा, इधर लिख दिया रिसिप्ट अमाउंट पेमेंट तो अमाउंट। भाई जैसे रिसीव हो गया, डोनेशन रिसीव हो गया तो टू डोनेशन, जैसे 500 रुपये, टू सब्सक्रिप्शन जैसे 1000 रुपये, बाय न्यूज़पेपर एंड स्टेशनरी जैसे इसके दिए 200 रुपये, ठीक है। और जैसे कोई एक एम्प्लॉय रख रखा है, जैसे सैलरी दे दी 300 रुपये, और ये बाय पहले CD, और ये 1000 रुपये। समझ पा रहे हैं बात? सेम जैसा कैश बुक है वैसा वैसा एक साइड के अंदर जो भी रिसीव हुआ वो लिखा, और एक साइड में जो भी पेमेंट है वो लिखा, और जो भी बैलेंस है वो लिख दिया। एक बन जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये लिख दिया एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम और अमाउंट। जैसे यहाँ पर रिसीव हो गया इनकम में, जैसे बाय सब्सक्रिप्शन 1200, बाय डोनेशन 400, बाय फीस 1000। और कुछ एक्सपेंडिचर बता दो, जैसे टू न्यूज़पेपर एंड स्टेशनरी 400, टू सैलरी 600, टू इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 1600। ये इस तरीके से इनकम और एक्सपेंडिचर बन गया। सर 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 गलती कर दिया आपने। क्या भाई क्या गलती कर दी? सर देखो आप ना थोड़े भावनाओं में बह गए। कैसे? यहाँ लिखा है आपने सब्सक्रिप्शन 1000 रुपये, और यहाँ कितना लिखा सब्सक्रिप्शन 1200 रुपये। मतलब आप कह रहे हैं रिसीव हुआ 1000 रुपये और आप इनकम में लिखे 1200 रुपये। यहाँ डोनेशन 500 रुपये, यहाँ पर डोनेशन में आप इनकम में लिखा सिर्फ 400 रुपये। यहाँ न्यूज़पेपर के 200 रुपये, आपने यहाँ खर्चे लिखे 400 रुपये के। सैलरी यहाँ 300 रुपये की, यहाँ सैलरी लिखी 600 रुपये की। और ये इस तरीके के आपके मन में डाउट आया होगा और आपको शक हुआ होगा कि सर को ये सारी चीज़ें पता नहीं हुई होगी। तो ऐसा है कि भाई देखो, वैसे तो इसकी अकाउंटिंग और प्रॉफिट मोटिव वाले की अकाउंटिंग में कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन फिर भी क्या किया जाता है, अब कुछ न कुछ तो क्वेश्चन में देना होता है। तो फिर वो क्या करते हैं, अक्रूड, अनर्ड, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, इनके जो है वो एडजस्टमेंट करवाते हैं। जैसे क्या हो, अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो वो क्या है, कैश बुक है। और कैश बुक में कितना लिखा जाता है, जितना कैश आया जितना कैश गया। क्या उनको कोई फर्क पड़ता है कि कैश ज़्यादा इस साल का है या आगे वाले साल का? नहीं। जैसे हम बना रहे हैं, मान लीजिए 2051 का हम अकाउंट बना रहे हैं। हाँ थोड़ा ज़्यादा फ्यूचर में चले गए, लेकिन चले गए 5051 का हम मान लीजिए बना रहे हैं। उसके अंदर मान लीजिए उन्होंने रिसिप्ट लिखा है, यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर लिखा है कि भाई डोनेशन जो है वो रिसीव हुआ है 500 रुपये का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, क्या ये 2050-51 का ही है? नहीं,
ये कैसा है 2050-51 का है, या किसी भी साल का 2049-50 का भी इस साल रिसीव हुआ है, या 2051-52 का भी इस साल रिसीव हुआ है, तो भी वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, कैश बुक। समझ पा रहे हो भाई, कैश बुक के अंदर एंट्री क्या करते हो, जैसे ही कैश रिसीव होगा उसी टाइम एंट्री करोगे, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किस साल से रिलेटेड है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो कि क्या है, एक तरीके से P&L अकाउंट है, जो कि क्या होते हैं कॉन्सेप्ट के अंदर, कौन कौन से कॉन्सेप्ट, एक तो मैचिंग याद करो आप, एक पीरियोडिसिटी, एक याद कीजिए अक्रूवल। सर ये क्या क्या बातें थी, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि एक पीरियड के इनकम और एक पीरियड के एक्सपेंस आपस में मैच करो, ताकि आपको पता चलेगा कि इस पीरियड में आपने कितना कमाया। पीरियोडिसिटी कि भाई हाँ हम मानते हैं गोइंग कंसर्न है, बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा, लेकिन एक पीरियड के आपको अलग टुकड़ा करना होगा और उसको पता करना होगा, ताकि आपको पता चले कि आपने कमाया कितना और गवाया कितना। और अक्रूवल सबसे इम्पोर्टेंट, ये क्या कहता था, ये कहता है कि आपको इनकम और एक्सपेंडिचर जैसे ही अक्रू हो, मतलब जैसे ही ड्यू हो वैसे ही लिख देना चाहिए, चाहे आपको रिसीव हुआ हो, चाहे आपने पेमेंट किया हो या ना किया हो। तो यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर सब्सक्रिप्शन लिखा है 1200 रुपये, मतलब कि इस साल में हमने सब्सक्रिप्शन के, इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इस साल हमने 1200 रुपये कमाए, सब्सक्रिप्शन के कमाए। 1200 रुपये सब्सक्रिप्शन के कमाए हैं। अब एक्चुअल में रिसीव भले 1300 हो, भले 500 हो, भले 600 हो, भले 0 हो, चाहे 1800 हो, चाहे 2000 हो, यहाँ पर कितना आएगा 1200 रुपये। और इसका मतलब क्या है, ये 1200 रुपये हमने कब कमाए हैं, 2050-51 का अगर बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है 2050 के 1 अप्रैल से लेके 2051 के 31 मार्च के बीच में कमाए हैं। समझ पा रहे हैं बात। यहाँ पर जैसे लिखा है सैलरी 600 रुपये, तो इसका मतलब क्या है, इस साल सैलरी का खर्चा 600 रुपये हुआ है। 600 रुपये सैलरी का खर्चा हुआ, इसका मतलब क्या है, पे आप चाहे तो 600 की जगह 800 की हो, चाहे 400 की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने 600 रुपये का खर्चा किया। समझिएगा, जैसे हम सैलरी जो वो क्या करते हैं महीने के एंड होने के बाद में देते हैं, जैसे कि मार्च की सैलरी जो है वो हम क्या करते हैं, मान लीजिए अगले महीने की 5 तारीख को देते हैं, मार्च की सैलरी हम देते हैं 5 अप्रैल को, और अप्रैल की सैलरी हम देते हैं अप्रैल के बाद में 5 मई को। अब हमारे पास कोई एम्प्लॉय नहीं था, हमने एक एम्प्लॉय जो वो रखा, समझिएगा हमने एक एम्प्लॉय रखा है, इस एम्प्लॉय को हमने कब रखा है, मान लीजिए 1 जनवरी को रखा है। कब रखा है, 1 जनवरी को। तो ये क्या किया, क्या हुआ होगा इसका, जनवरी में ये हमारे साथ काम किया, और जनवरी की इसको सैलरी पे कब की होगी हमने, 5 फेब को, ठीक है। फिर फरवरी आया, जिसकी सैलरी हमने कब की होगी, 5 मार्च को। और फिर मार्च आया होगा, मार्च की सैलरी हमने कब की होगी, 5 अप्रैल को, ठीक है। ये 2051 के अंदर मान लीजिए इसको ज्वाइनिंग दी थी 1 जनवरी को, ठीक है। अब समझिएगा 2 अकाउंट है, एक है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक तो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और एक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ध्यान से समझिएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या कहता है कि भाई 2051 में पे कितना किया, तो ये क्या कहेगा पे कितना किया, तो हम क्या कहेंगे भाई
2050-51 में कितना पे किया। तो हमने कहा कि भाई 2050-51 का मतलब क्या कि 1 अप्रैल 2050 से 31 मार्च 2051 के बीच कितना पे किया। तो देखो ये 2051 में, ये 2051 में और ये 2051 में। तो देखो जनवरी का पे हुआ है क्या यहाँ पर, सॉरी 5 फरवरी को पे हुआ, वो इस पीरियड के अंदर आता है क्या। हाँ ये इस पीरियड के अंदर कवर है, इसलिए ये जो है इसकी सैलरी थी मान लीजिए 200 रुपये पर मंथ। ठीक है, तो ये जो 200 रुपये ये इस महीने में आएंगे क्या, इस साल के अंदर आएंगे क्या। हाँ आएंगे। 5 मार्च को पे किया, 31 मार्च से पहले पे किया है क्या। हाँ तो ये 200 रुपये आएंगे क्या। हाँ ये भी आएंगे। लेकिन ये कब किए, 5 अप्रैल। हमें कब तक देखना है, 31 मार्च 2051। तो ये 200 रुपये आएंगे क्या, नहीं ये 200 रुपये नहीं आएंगे। तो अल्टीमेटली हमने इस साल में पे कितने किए, 400 रुपये। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितने आएंगे, 400 रुपये, क्योंकि हमने पे कितने किए, 400 रुपये। जबकि यहीं पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये ऊपर वाला एग्जाम्पल से इसको कोरिलेट मत कीजिएगा ना, यहाँ पर तो मैंने अलग से लिखा ही है, सैलरी 300 लिखा है, वो इसको 400 कर दीजिए एक बार। ठीक है, अब इनकम और एक्सपेंडिचर क्या कहता है कि इस साल सैलरी का खर्चा कितना। अब समझिएगा जनवरी का खर्चा जो है वो इस साल में आएगा क्या, आएगा 200 रुपये। फेब का खर्चा इस साल में आएगा क्या, आएगा, वो तो पे भी 31 मार्च को कर रहा है। अब समझिएगा मार्च का, इसकी सैलरी है कब तक की, 31 मार्च तक की। इसकी सैलरी है कब तक की, 31 मार्च तक की। तो खर्चा तो इस साल का है, लेकिन पे कब किया है, आगे वाले साल में। तो ये 200 आएंगे या नहीं आएंगे, ये 200 तो आएंगे, क्योंकि ये तो खर्चा भी इस साल है, पे भी इस साल है। फरवरी वाला आएगा क्योंकि ये इस साल भी खर्चा इस साल ही पे, ये खर्चा इस साल का है, लेकिन पे जो है वो नेक्स्ट ईयर की है। क्या ये इस साल में आएगा क्या, हाँ, क्यों, क्योंकि ये कहता है कि अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है कि भाई अगर खर्चा इस साल हो गया तो आप इसे इस साल में लिखिए, चाहे आपने पेमेंट इस साल में किया है, चाहे इस साल में पेमेंट नहीं किया। समझ पा रहे हैं बात। तो ये जो 200 रुपये ये आपके क्या हो जाएंगे, एक तरीके से इस साल का खर्चा हो जाएगा, जो कि आप क्या करेंगे इस साल में लिखेंगे। तो ये इनकम और एक्सपेंडिचर में आप कितने लिखेंगे, 600 रुपये लिखेंगे। क्लियर है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितने लिखेंगे, 400 रुपये लिखेंगे। समझ पा रहे हैं बात। वैसा का वैसा कोई खर्चे के लिए हो सकता है, तो कोई इनकम के लिए भी हो सकता है कि सब्सक्रिप्शन मान लीजिए किसी का ड्यू हो गया लेकिन उससे अभी तक हमने रिसीव नहीं किया, या फिर रिसीव हो गया लेकिन अभी तक उससे ड्यू नहीं हुआ। मतलब कहीं ऐसा होता है कि सब्सक्रिप्शन उसने क्या कर दिया, पहले ही ले लिया। मान लीजिए जियो का रिचार्ज जो वो आपने क्या किया, 1 मार्च को करवाया, जो कि कब का है, मार्च, अप्रैल और मई का है। और मान लीजिए आपने 600 रुपये का रिचार्ज करवाया, तो यहाँ पर कंपनी को रिसीव तो कितना हो गया है, 600 रुपये। कंपनी के हिसाब से अगर हम बात करें, रिलायंस के हिसाब से बात करें, तो रिलायंस को कितने पैसे रिसीव हुए, रिसिप्ट कितनी है, 600 रुपये। लेकिन इनकम कितनी है, इस 600 में से 200 मार्च के, 200 अप्रैल के और 200 मई के। तो मार्च वाली तो इनकम है 200 रुपये, लेकिन अप्रैल और मई वाली इस साल की इनकम है क्या, नहीं। ये जो 400 रुपये ये क्या है, इनकम किसकी है, इनकम ऑफ नेक्स्ट ईयर, ये आगे वाले साल की। और ये क्या है, इनकम ऑफ करंट ईयर। समझ पा रहे हैं बात। तो एनपीओ में वैसे कोई इस तरीके का हार्ड कॉन्सेप्ट है नहीं, इस वजह से यही कॉन्सेप्ट जो है वो बार बार पूछे जाते हैं, तो अपन इसको क्या करेंगे, अलग से एक तरीके से समझ लेते हैं। क्लियर है। तो ऐसा इनकम में भी हो सकता है, ऐसा इस तरीके से भी एक्सपेंसेस के रूप में भी हो सकता है। तो इनको मेनली 4 कैटेगरी में बांटा जाता है, समझिएगा। पहले अपन इनकम के बारे में बात कर लेते हैं। इनकम, ठीक है। इनकम में 2 चीजें,
एक तो हो गया अक्रूड इनकम, एक हो गया अनअर्न्ड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब क्या है? इनकम जो, भाई मात्राएं गलत हो तो उसको माफ कीजिएगा ना, जो कमा ली गई है लेकिन रिसीव नहीं हुई है। अनअर्न्ड इनकम मतलब जो रिसीव हो गई है लेकिन कमाई नहीं गई है। ये अक्रूड का मतलब क्या है? अक्रूड बट नॉट रिसीव, और ये हो गई आपकी रिसीव्ड बट नॉट अक्रूड। यहाँ तक की बात समझ आई आपको? दो वर्ड है इनकम के लिए, अक्रूड और अनअर्न्ड। अक्रूड मतलब कि जो कमा लिया है लेकिन रिसीव नहीं है, एक है अनअर्न्ड मतलब कि जो कमाई नहीं है लेकिन रिसीव हो गई। ये दो बातें, एक तो अक्रूड हो गया और एक अनअर्न्ड हो गया। अब समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, इनकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे। इनकम की नॉर्मल अकाउंटिंग क्या होती है? एंट्री क्या करते हैं आप? सर हम नॉर्मल इनकम की एंट्री करते हैं, जैसे इनकम क्या माने हम, कौन सी इनकम अपने क्या लिखे, कोई भी एक इनकम ले लीजिए, जैसे सब्सक्रिप्शन की इनकम है। तो हम क्या करेंगे, जैसे रिसीव हो गया हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट। मान लीजिए 1,000 रुपये सब्सक्रिप्शन के रिसीव हुए टू सब्सक्रिप्शन, डेबिट वॉट्स कम इन, 1,000 रुपये पैसा आया उसके लिए, और सब्सक्रिप्शन क्योंकि हमारे लिए इनकम है तो हमने क्या कर दिया, टू सब्सक्रिप्शन कर दिया 1,000 रुपये। क्लियर? अब साल भर क्या हम इसकी माथाफोड़ी करेंगे क्या कि इस साल का कितना और अगले साल का कितना? नहीं, साल भर हम नॉर्मल अपनी अकाउंटिंग एंट्री करेंगे, और ये साल भर की जो रिसीव हुई है वो टोटल 1,000 रुपये हमने ये एंट्री की। अब यहाँ पर समझिएगा, ईयर एंड हो गया है, और ईयर एंड पे क्या है, अक्रूड एट द ईयर एंड कितना है, मान लीजिए 300, और अनअर्न्ड एट द एंड जो है वो कितना है, मान लीजिए 200 रुपये। समझिएगा, अक्रूड एट द ईयर एंड कितना है, 300 रुपये। इसका मतलब क्या है, ये अक्रू हो चुका है, मतलब कमा लिया गया है लेकिन रिसीव नहीं हुआ। तो 1,000 तो आपका रिसीव हो गया, और 300 रुपये आपने कमा लिया लेकिन रिसीव नहीं हुए। अगर ये कमाने वाले अगर रिसीव भी हो जाते तो आप क्या एंट्री कर लेते, तो आप एंट्री कर लेते बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, कितने, 300 रुपये से। लेकिन पैसा तो मिला ही नहीं है, तो बैंक अकाउंट डेबिट तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये तो रिसीव हुआ नहीं। लेकिन क्या ये आपकी संपत्ति बन गई है क्या? मान लीजिए जैसे मैंने क्या किया, आपको पूरा बैच बढ़ा दिया है, अभी आपसे पैसा, जैसे मेरे को 1,000 रुपये लेना था और वो आपने मुझे नहीं दिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या मैंने संपत्ति बना ली है क्या? हाँ, अगर आप दे देते तो मैं क्या कर देता, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या कर देता, फीस रिसिप्ट जो भी है, फीस इनकम अकाउंट क्रेडिट कर देता। लेकिन पैसा नहीं दिया तो भी मैंने एक तरीके से कमा तो लिया है, तो मैं बैंक अकाउंट तो कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसा तो मिला नहीं है, लेकिन कमाई मेरी जरूर हुई है। तो टू सब्सक्रिप्शन तो होगा लेकिन बैंक नहीं होगा, तो इसकी जगह क्या होगा, एक आएगा अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है, या फिर जो भी है यहाँ पर सब्सक्रिप्शन एग्जाम्पल में, तो अक्रूड सब्सक्रिप्शन ही लिखते हैं,
अक्रूड सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, कितना 300 रुपये। अब समझिएगा ये एंट्री करने से क्या होता, अगर ये आ जाता पैसा आ जाता तो आप क्या करते, बैंक अकाउंट डेबिट करते, और बैंक अकाउंट डेबिट करते तो आपकी एसेट कितने से बढ़ती, 300 से बढ़ती। लेकिन क्योंकि आपका बैंक नहीं बढ़ा है, उसकी जगह अब आपका क्या होगा, अक्रूड सब्सक्रिप्शन नाम की एक एसेट होगी। ये एक तरीके से क्या है, आपकी एक तरीके की रिसिप्ट है। अब आगे वाले साल में जब ये रिसीव होगी तब आप क्या कर दोगे, सीधी इसकी एंट्री क्या कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू अक्रूड सब्सक्रिप्शन की भाई 300 रुपये मेरे पहले के बाकी थे, जो कमाए हुए थे, जो रिसीव नहीं हुए थे, उस वजह से मैंने अक्रूड इनकम लिख रखा था, अक्रूड सब्सक्रिप्शन लिख रखा था। अब वो मेरे रिसीव हो गए तो मैं उसकी जगह वापस बैंक अकाउंट लिख देता। वैसे मैं चाहता तो उसको पीछे वाले साल में बैंक लिखना चाहता था, लेकिन पैसे उसने दिए नहीं, उस वजह से मैंने क्या किया था, ये मेरी एक असेट क्रिएट कर दी थी कि भाई ये मैं पैसा लोगों से मांगता हूँ, एक तरीके से ये डेटर बन गए थे। समझ पा रहे हैं? अक्रूड, अनर्ड, ये प्रीपेड वगैरह ये क्या बनते हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। समझ पा रहे हैं? तो अक्रूड क्या, एक तरीके से मतलब कमा लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, तो ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करता है कि भाई इससे पैसा लेना है। जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया और आपसे पैसा लेना है, तो मैं ये जो पैसा है अक्रूड इनकम होगी, आपको रिप्रेजेंट करेगी कि भाई ये इनसे पैसा लेना है। समझ पा रहे हैं? तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। अक्रूड सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। अब यहीं पर जस्ट इसकी ऑपोजिट एक 200 रुपये ये जो है, ये मान लीजिए क्या है, अनअर्न है, मतलब कि ये इस साल के पैसे जो है नहीं है और आगे वाले साल के, लेकिन इस साल रिसीव हो गए। सर ऐसा कब कैसे होता है, जैसे हम फीस कैसे लेते हैं, अपफ्रंट फीस लेते हैं, जैसे बैच जो है वो शुरू हुआ, डेमो क्लास 7 दिन पूरी हुई और उसके बाद में फीस ले ली। अब ये पैसा तो हमने ले लिया, लेकिन काम करना बाकी है क्या, काम करना बाकी है। हम मान लीजिए हमने 400 रुपये फीस ली है, जिसमें से 4 महीने का कोर्स था जो फेब में शुरू किया, तो फेब और मार्च तक का तो हमने पढ़ाया, 2 महीने का तो 200 रुपये तो हमारे कमाए भी है और हमें रिसीव भी हुए, लेकिन हमने लिए कितने, 400, पूरी फीस अपने शुरुआत में ही ले ली। तो अप्रैल और मई के पैसे जो वो रिसीव तो हो गए हैं, लेकिन कमाने बाकी है। तो इस जो बैंक अकाउंट डेबिट है, जैसे इस 1000 रुपये, इस 1000 रुपये में से मान लीजिए 200 रुपये जो है वो किस साल के, आगे वाले साल के, जो मुझे रिसीव तो हो गए लेकिन अभी तक मैंने कमाए नहीं। तो बैंक अकाउंट तो 1000 रुपये लिखा है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैसा तो हकीकत में हमें मिला 1000 रुपये। लेकिन सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी लिखी, 1000, जबकि इसमें से 200 रुपये किस साल के, आगे वाले साल के। लेकिन हमने क्या लिख दिया, टू सब्सक्रिप्शन लिख दिया और कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं किया, तो ये पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर, और प्रॉफिट मोटिव वाला होता तो P&L के अंदर चला जाता है। लेकिन अक्रूवल और पीरियडिसिटी और मैचिंग तो कहते हैं कि एक ही पीरियड की एक्सपेंसेस लिखे जाने चाहिए। अब ये 200 रुपये क्योंकि रिसीव हो गए, सिर्फ इतने मात्र से हम अब लिखें, ये तो गलत है, क्योंकि एक्चुअल में कमाई तो हमारी कितनी है इसमें से, ये 200 रुपये की कमाई तो इस साल की है ही नहीं। तो इस सब्सक्रिप्शन की कमाई को 200 रुपये से कम करना है, तो क्या करें सर, रबड़ लेके मिटा दें, ऐसा तो होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन की इनकम को कम करने के लिए क्रेडिट कर रखा उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ये हो गया सब्सक्रिप्शन इनकम अकाउंट डेबिट 200 रुपये। अब बदले में क्या, अब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ दायित्व तो बनेगा, भाई मैंने आपसे फीस 4 ले ली पूरे 4 महीने की, लेकिन पढ़ाए 2 महीने, तो मेरा दायित्व है कि मैं 2 महीने आपको क्या करूँगा, आगे और पढ़ाऊँगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, टू अनअर्न सब्सक्रिप्शन, कितना 200 रुपये। अब ये जो है, ये अक्रूड इनकम, ये जो है ये क्या बनेगी आपकी बुक के अंदर, ये क्या बनेगी आपकी बुक के अंदर, असेट बनेगी, और ये बनेगी क्या, लाइबिलिटी। या फिर आपको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि लाइबिलिटी कैसे बनेगी, ये असेट बनेगी इस वजह से क्योंकि ये डेबिट करके आपने इसको खुला छोड़ रखा है। अब समझिएगा, अब सब्सक्रिप्शन की इनकम जो P&L में कितनी जाएगी, तो देखो सब्सक्रिप्शन आपने क्या किया, पहले तो ऊपर मेन एंट्री में टू सब्सक्रिप्शन किया था कितने से, 1000 से, फिर क्या किया यहाँ पर टू सब्सक्रिप्शन किया 300 से, और यहाँ पर क्या किया, बाय सब्सक्रिप्शन किया 200 से। तो अल्टीमेटली सब्सक्रिप्शन क्या हुआ, 1000 और 300, 1300 से क्रेडिट किया और 200 से डेबिट किया, 1300 से तो क्रेडिट किया और 200 से डेबिट किया। तो अल्टीमेटली क्रेडिट बैलेंस कितना बचा, 1100। तो 1100 जो है वो क्रेडिट बैलेंस जो वो अब क्या कहाँ जाएगा,
सब्सक्रिप्शन का P&L या इनकम और एक्सपेंडिचर, यहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना जाएगा 1100। या फिर आपको मैं अकाउंट से भी समझा देता हूँ ताकि आपको और समझ आ जाए। ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओगे आप तो क्या करोगे, सबसे पहले क्या लिखी, पहली एंट्री कौन सी थी कि 1000 रिसीव हुए, वो क्या किया आपने बाय बैंक अकाउंट, कितने से 1000 से। फिर यहाँ पर क्या हुआ, सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो है उसके अगेंस्ट में क्या है, बाय अक्रूड सब्सक्रिप्शन, कितने का 300 रुपये का। और यहाँ कितना हो जाएगा, टू अनअर्न सब्सक्रिप्शन, कितने का 200 का, टू बैलेंस शीटिंग, सॉरी बैलेंस शीटिंग नहीं, ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट है तो ये कहाँ चला जाएगा, टू इनकम एंड नॉमिनल अकाउंट, जो वो सारे कहाँ जाते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर या P&L जो भी है उसके अंदर जाके खत्म होते हैं। क्लियर है, ये इस तरीके से सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बन गया। क्या यहाँ तक की बात समझ आई आपको? अब नेक्स्ट ईयर में और समझिएगा, एक बार के अंदर एक एग्जांपल अपन थोड़ा सा लेंथी लेंगे ताकि आपको सारे पॉइंट जो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट ईयर के अंदर क्या हुआ, सब्सक्रिप्शन रिसीव, टोटल सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर के अंदर रिसीव हुआ है 2000 का, और ये हम बात कर रहे हैं 2051-52। अक्रूड सब्सक्रिप्शन एट द एंड, मैं लास्ट में इसको समरी भी करवा दूंगा, आपको लिखवा भी दूंगा, तो आप चिंता न करें। अक्रूड सब्सक्रिप्शन एट द एंड जो है वो कितना है, 400, अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन एट द एंड जो है वो कितना है 500। अब समझिएगा, अब सर इस साल जो है वो दो बातें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना जाएगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो सीधा है कि भाई 2000 रिसीव हुए तो 2000 जाएगा, लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, जितना इस साल कमाया, मिला नहीं कमाया। अब सर कमाया कितना वो कैसे पता करेंगे, तो देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना है, मैं अकाउंटिंग एंट्री से भी बता दूंगा, दोनों से बता दूंगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है 2000। अब समझिएगा अक्रूड का मतलब क्या है, इस साल कमा लिया है लेकिन अभी तक मिला नहीं है, तो इसका मतलब ये इनकम किसकी है, इस साल की। इस साल कमा लिया लेकिन अभी तक मिला नहीं, मतलब इनकम किस साल की, इस साल की। तो ऐड क्या कर देंगे, अक्रूड इनकम एट द एंड, कि भाई इस साल के लास्ट में 400 रुपये ऐसे थे जो हमने कमा लिए थे लेकिन हमें रिसीव नहीं हुए, तो टोटल हमने 2400 रुपये इस साल कमाए। लेकिन इस 2000 में से क्या करेंगे कि अनअर्न्ड एट द एंड, एट द एंड कितना हो गया 500 रुपये, कि भाई ये 2000 जो मिले इसमें से 500 रुपये ऐसे जो इस साल कमाए नहीं, सिर्फ रिसीव है, तो इसको हम इस 2000 में से क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब समझिएगा ऐड और लेस। अब इस साल की शुरुआत में, इससे पहले वाले साल के एंड में भी कुछ था, पीछे वाले साल में क्या था, अक्रूड था। समझिएगा इस साल में नहीं, पीछे वाले साल में अक्रूड था, मतलब जो कमा लिया था पीछे वाले साल में, लेकिन पीछे वाले साल में रिसीव नहीं हुआ था, मतलब वो रिसीव किस साल में हुआ होगा, इस साल के अंदर। तो ये जो 300 रुपये जो पीछे वाले साल में कमा लिए थे वो इस साल रिसीव हुए, मतलब इस 2000 में से
इस 2000 में से 300 रुपये किसके? पीछे वाले साल के। इस साल की कमाई नहीं है ये 300 रुपये किसके? पीछे वाले साल के। समझिएगा, पीछे वाले साल में 300 रुपये आपने कमा लिए थे लेकिन रिसीव नहीं हुए, मतलब जाहिर सी बात है वो इस साल में रिसीव हुए। तो इस 2000 जो रिसीव हुए इसमें से 300 रुपये किसके? पीछे वाले साल के। तो क्या करेंगे? लेस अक्रूड इनकम एट द बिगनिंग, कितना? 500। अब समझिए अनअर्न्ड का मतलब क्या है? ये पीछे वाले साल में रिसीव हो गए थे लेकिन कमाई नहीं थे, मतलब कमाई किस साल में? इस साल में। भाई जैसे फीस की बात कर रहे थे, भाई फरवरी मार्च की तो फीस ठीक थी लेकिन अप्रैल और मई की फीस भी हमने ले ली थी, तो अप्रैल और मई की फीस उस साल की इनकम तो नहीं थी लेकिन इस साल की इनकम तो है। तो ये अनअर्न्ड एट द बिगनिंग का मतलब क्या? ये पीछे वाले साल में रिसीव हुई लेकिन कमाई किस साल में की है? इस साल में की है। मतलब पैसा फीस हमने पीछे वाले साल में ली लेकिन पढ़ाई किस में? इस पीरियड के अंदर है। तो ये क्या हो जाएगा? वापस ऐड हो जाएगा कि ये जो 2000 रुपये, सॉरी 200 रुपये ये रिसीव पीछे वाले साल में हो गए लेकिन कमाई इस साल की। तो ये क्या कर देंगे? अनअर्न्ड इनकम एट द बिगनिंग, कितना हो जाएगा? 200 रुपये। तो क्या कहेंगे? 2000 प्लस 400 माइनस 500 माइनस 300 प्लस 200, 1800 रुपये की क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। ये अमाउंट कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। क्लियर? ये तो एक तरीका हुआ समझने का। अब इसको मैं दूसरे तरीके से भी बता दूं क्या? हाँ सर, दूसरे तरीके से बता दूं। अकाउंटिंग एंट्री पीछे वाले साल में हमने क्या की थी? 2 एंट्रियां की थी लास्ट के अंदर। कौन कौन सी? ये वाले। ये हमने किसके लिए की थी? अक्रूड के लिए, और ये अनअर्न्ड के लिए। अक्रूड और अनअर्न्ड जो होती है वो क्या होती है? नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर फर्स्ट डे आप क्या करते हैं? इसकी रिवर्स एंट्री करते हैं। सर रिवर्स एंट्री क्यों करते हैं? समझिएगा, आपने पीछे वाले साल के एंड पे लिखा है कि अक्रूड सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। मतलब क्या? आप कह रहे हैं कि साहब 300 रुपये हमने कमा लिए लेकिन हमें रिसीव नहीं हुए। ये आपने कब कहा है? पीछे वाले साल के एंड में। तो इस साल आप क्या करेंगे? इसके फर्स्ट डे क्या करेंगे? इसकी एंट्री करेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू अक्रूड सब्सक्रिप्शन, 300 रुपये से अपोजिट एंट्री करेंगे। सर इसका मतलब ऐसा क्यों करेंगे? देखो इस साल जैसे आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ तब कितना हुआ? 2000 बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन 2000, ये आपने रिसीव के इस साल एंट्री करोगे तो आपने पहले ही दिन एक एंट्री कर दी क्या? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू अक्रूड सब्सक्रिप्शन। मतलब क्या कि इस साल जितना भी सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा उसमें से 300 रुपये की कमाई इस साल की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये 300 रुपये किससे रिलेटेड है? पीछे वाले साल से। तो आप सब्सक्रिप्शन यहाँ जब 2000 क्रेडिट करोगे तो पहले से 300 क्या हो रखे हैं? डेबिट हो रखे हैं। मतलब अल्टीमेटली ये क्या कहना चाहेगा कि ये जो 2000 में से 300 रुपये ये इस साल के नहीं, ये पीछे वाले साल के। पीछे वाले साल में कमा लिए थे लेकिन रिसीव नहीं हुए, तो ये जो 2000 है इसमें से ये 300 रुपये क्या हो जाए? कम हो जाए। तो पहले ही दिन आपने क्या कर दी? सीधी इसकी एंट्री कर दी, जो पीछे वाले साल के एंड में की उसके जस्ट रिवर्स एंट्री कर दी। तो आपका क्या हो जाएगा? अब आपके बुक के अंदर अक्रूड सब्सक्रिप्शन भी खत्म हो जाएगा। पीछे वाले साल में इसको सिर्फ डेबिट किया था और बैलेंस शीट में एज एसेट लिखा था, अब इसको वापस क्रेडिट कर दिया तो अक्रूड सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया। क्यों भाई? पीछे वाले साल में कमाया था, नहीं रिसीव हुआ, इस साल में रिसीव हो जाएगा, तो वो अक्रूड की बात खत्म हो गई। पीछे वाले साल में आपने अनअर्न्ड इनकम सब्सक्रिप्शन नाम की लाइबिलिटी लिखी थी और आपने एंट्री लिखी थी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन। पहले दिन क्या कर देंगे? अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन 200 रुपये। अब इस एंट्री का मतलब क्या है कि भाई साहब इस साल आपकी 200 रुपये की इनकम जो है वो इस साल की है, जो रिसीव तो पीछे वाले साल में हो चुकी थी लेकिन कमाई इस साल की, तो इस साल की कमाई में ये 200 रुपये जोड़ दीजिए।
यहाँ पर आपके 2000 रिसीव हुए, तो ये कहता है कि 2000 में 200 और जोड़ दीजिए, क्योंकि ये 200 रुपये पीछे वाले साल में रिसीव हो चुके हैं। ठीक है, और अनअर्न्ड इनकम डेबिट करके क्या कह रहा है कि भाई इसके लिए पैसे देखने की राह मत देखना, पैसे की राह मत देखना, क्योंकि इसका पैसा पीछे वाले साल में रिसीव हो गया। रही बात अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन की, तो ये पिछले वाले साल में क्रेडिट था, इस साल में डेबिट हो गया, बात खत्म हो गई। पिछले वाले साल के लास्ट में लाइबिलिटी था कि भाई हमने कमाया नहीं था लेकिन रिसीव हो गया, इस साल में हम कमा लेंगे तो ये लाइबिलिटी खत्म हो गई। तो अनअर्न्ड और ये जो अक्रूड होते हैं इनको क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट डे हम क्या करते हैं, रिवर्स एंट्री करते हैं। अब ईयर एंड हुआ, ईयर एंड पे हमने वापस इसकी इस साल की जो भी है अक्रूड सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन टू अनअर्न्ड, ये एट द ईयर एंड वाली की है, और एट द ईयर एंड कितना है, अक्रूड है 400 और 500, 400 तो अक्रूड है और 500 अनअर्न्ड। ये एंट्रियां हुई है टोटल इस साल 5, कौन कौन सी 5 कौन कौन सी एंट्रियां हुई है इस साल, 4 तो ये अक्रूड अनअर्न्ड वाली, और एक एंट्री आपके कौन सी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, कितने की 2000। तो सब्सक्रिप्शन का एक अकाउंट बना के देख लीजिए क्या होता है, ये बनाए सब्सक्रिप्शन का अकाउंट। देखो सबसे पहले तो क्या किया है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू ये एंट्री की सबसे पहले, सब्सक्रिप्शन टू अक्रूड सब्सक्रिप्शन, तो इधर कर दो टू अक्रूड सब्सक्रिप्शन, कितने का था 300 का था, बाय अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन, शुरुआत में एक एंट्री की अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन की, ये 200 रुपये की। फिर आपने रिसीव किया बाय बैंक, कितने 2000 रुपये, फिर सब्सक्रिप्शन टू बाय अक्रूड, कितने का 400 का, और टू अनअर्न्ड कितने का 500 का। तो नेट कितना हो गया 2000 प्लस 400 प्लस 200 माइनस 300 माइनस 500 टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितने का 1800। तो इस साल का 1800 का इनकम, चाहे इसको ऐसे कैलकुलेट करो चाहे इसको ऐसे कैलकुलेट करो। क्या मेरी बात यहाँ तक क्या आपको क्लियर हुई है, समझ पा रहे हैं बात, अक्रूड और अनअर्न्ड दो वर्ड जो है उनको मतलब समझ पा रहे हैं, क्लियर है सर, ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ आई। अब आप हमें इसकी समरी करवा दीजिए इनकम के मामले में। दो केस, पहला अक्रूड इनकम, इसका मतलब क्या है, इनकम अक्रूड जो हमने कमा ली है बट नॉट रिसीव। अब हमने कमा लिया लेकिन अब पैसा मिला नहीं है, तो ये हमारे लिए क्या बनेगी, एसेट या लाइबिलिटी। भाई एसेट समझ पा रहे बात, अगर कमा लिया और रिसीव हो जाता तो बैंक मिलता, अब वो नहीं मिला, उसकी जगह कुछ और, मतलब हमारे लिए एक एसेट तो बनी, हम किसी से पैसा मांगते तो है, तो ये हमारे लिए क्या बनेगी, एसेट बनेगी। अनअर्न्ड इनकम क्या होती है, हमने किसी से पैसा तो ले लिया है बट नॉट अक्रूड, लेकिन उसका बदले में अभी हमने काम नहीं किया, तो ये हमारे लिए क्या बनेगी, लाइबिलिटी। भाई काम करना पड़ेगा, अब मैंने आपसे फीस ले ली लेकिन अभी तक मैंने आपको पढ़ाया नहीं, तो ये मेरे लिए लाइबिलिटी है। और मैंने पढ़ा दिया और आपसे फीस अभी तक नहीं ली, तो ये मेरे लिए क्या बनेगी, एसेट बनेगी, क्योंकि मैं आपसे फीस ले पाऊंगा आगे वाले सालों में। तो अब इनके लिए क्या करेंगे, तो देखो मैं दोनों तरीके से लिख देता हूँ। देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड
ड्यूरिंग द पीरियड, जो किस में लिखा जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। ये लिख दिया। अब समझिएगा, अक्रूड एट द एंड, मतलब कि इस साल कमा लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, तो वो इस साल की इनकम के अंदर आएगा। तो इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे अक्रूड सब्सक्रिप्शन एट द एंड। और जस्ट इसका ऑपोजिट अनअर्न्ड को क्या करेंगे, एट द एंड। इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। अक्रूड सब्सक्रिप्शन एट द एंड जो है वो ऐड होता है, तो बिगनिंग वाला क्या होगा, लेस होगा। या फिर एट द बिगनिंग का मतलब क्या है, ये पीछे वाले साल के अंदर कमा लिया गया था लेकिन रिसीव नहीं हुआ, मतलब इस साल रिसीव हुआ लेकिन ये कमाया गया किसका, पीछे वाले साल का। तो इस साल की जो रिसिप्ट इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, अक्रूड सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग। और यहीं पर अगर अनअर्न्ड है तो उससे क्या कर देंगे, सर ये ऐड क्यों करेंगे सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग वाला। देखिए पीछे वाले साल में रिसीव हो गया था लेकिन कमाया नहीं था, मतलब कमाएंगे कब, इस साल के अंदर, तो ये इस साल की इनकम में ऐड होगा। तो ये क्या होगा, सब्सक्रिप्शन इनकम ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर है, ये हो जाएगी सब्सक्रिप्शन। अब कई बार क्वेश्चन क्या करता है, घुमा के दे देता है, वो कह देता है कि सब्सक्रिप्शन इनकम इतनी है, बताओ इस साल रिसीव कितना हुआ। तो सीधा समझिएगा, ये अगर इसको ए माने, इसको बी माने, सी माने, डी माने, ई माने और एफ माने, तो हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी प्लस ई, ये करते हैं तो एफ आता है। कई बार अगर एफ दे दे और आपको ए कैलकुलेट करने को कहे तो आप क्या कर देंगे, ए इज इक्वल टू एफ, ये इस साइड में जाते से माइनस वाले सारे क्या हो जाएंगे प्लस, और प्लस वाले क्या हो जाएंगे माइनस, माइनस बी प्लस सी प्लस डी माइनस ई। समझ पा रहे हैं बात। अगर सब्सक्रिप्शन इनकम दे दिया आपको कि इस साल सब्सक्रिप्शन की इनकम इतनी हुई है, बताओ इस साल रिसीव कितना हुआ, तो आप क्या कर देंगे, सब्सक्रिप्शन इनकम जो है वो अमाउंट लिख देंगे सब्सक्रिप्शन इनकम का, और बाकी का जो है ये कैलकुलेट कर देंगे, मतलब जस्ट ऑपोजिट कर देंगे। समझ आ रही बात भाई, जैसे ये। और इसको अगर एज अकाउंट देखना है तो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट क्या होता है, देखो इस साल जो रिसीव होगा उसके लिए पहली तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। तो पहली एंट्री तो ये वाले, इससे आप पकड़ के चलेंगे, रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड। अब अक्रूड की लास्ट में आप एंट्री क्या करते हैं, अक्रूड सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन एट द ईयर एंड क्या होती है, अक्रूड की अकाउंटिंग क्या होती है, एंट्री लिख देते हैं ना, अक्रूड की, इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, और इसकी क्या होगी, इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम। तो इसके जस्ट नेक्स्ट ईयर में क्या एंट्री होगी, ये तो है
एक सेकंड, थोड़ी सी मैं जगह लेके इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। एंट्री एट द एंड जो है वो क्या होगी, ये होगी एंट्री इन नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगी, इनकम अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इनकम, और इसकी क्या हो जाएगी, एट द एंड ये हो जाएगी, और नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगी इसकी जस्ट ऑपोजिट एंट्री, अनअर्न्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू। समझ पा रहे हैं बात? तो शुरुआत के अंदर अक्रूड के लिए क्या होगी, इनकम अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इनकम, तो ये क्या हो जाएगी टू अक्रूड इनकम, ये क्या हो जाएगा एट बिगनिंग। यार बिगनिंग की स्पेलिंग मेरे को गलत लग रही है, एक सेकंड है ना। बिगिनिंग और बाय एट बिगनिंग, बाय अक्रूड इनकम, ये क्या हो जाएगा एट एंड, और टू भाई लास्ट में तो इसके जस्ट ऑपोजिट होगा एट एंड, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो कहाँ चला जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये क्या हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। अकाउंट बना के देखना चाहे तो ये इस तरीके से, सीधा कैलकुलेट करना चाहे तो ये इस तरीके से, दोनों तरीके आपको मैंने बता दिए। इसके अंदर अक्रूड और अनअर्न्ड का इस तरीके का रहता है। नेक्स्ट सेशन में अपन एक्सपेंस के बारे में बात करेंगे। एक्सपेंस में दो चीजें होती है, एक तो प्रीपेड और एक आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड का मतलब क्या हो गया, पेड बट नॉट ड्यू। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, ड्यू बट नॉट पे। समझिएगा, मार्च महीने की सैलरी जो है वो अभी पूरा हो चुका है 31 मार्च, और 31 मार्च तक की सैलरी जो मैं 5 अप्रैल को दूंगा, तो मार्च की सैलरी क्या होगी आउटस्टैंडिंग की, भाई ड्यू हो चुकी है मार्च का, उसने बेचारे ने काम कर लिया लेकिन मैंने उसकी सैलरी नहीं दी। ये तो हो गया आउटस्टैंडिंग वाला केस। प्रीपेड का केस क्या हो जाएगा, इसका जस्ट ऑपोजिट, कि भाई मैंने मार्च की साथ सैलरी, उसने आगे वाले ने कहा कि यार सर मेरे ज़रूरत है और मुझे अप्रैल और मई की सैलरी भी दे दीजिए, तो मैंने अप्रैल और मई की सैलरी भी उनको दे दी, तो ये क्या हो जाएगी प्रीपेड हो जाएगी। भाई अप्रैल और मई की सैलरी, अभी तक उसका काम बाकी है लेकिन मैंने सैलरी दे दी, तो ये क्या हो जाएगा प्रीपेड हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, आज का होमवर्क जो है वो आपको दो काम करने हैं। एक तो आपको क्या करना है, ये एक स्टेटमेंट बनाना है, कौन सा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसिप्ट एंड पेमेंट, या फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर। किसके मामले में, एक्सपेंस के मामले में। जैसा एसेट के लिए बनाया था वैसे वैसे कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। एक्सपेंस के लिए आप एंट्री क्या करेंगे, जैसे सैलरी है
तो आप क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। जैसे इस साल सैलरी आपने 2000 दी है, ठीक है, लास्ट में प्रीपेड जो है वो 300 है और आउटस्टैंडिंग जो है वो 400 है। तो प्रीपेड 300, इसका मतलब क्या है, ये सैलरी इस साल की नहीं है, आगे वाले साल की, लेकिन इस साल में पे कर दी गई है। तो इस 2000 में से ये 300 क्या होगी, लेस होंगे। और आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, ये इस साल की सैलरी लेकिन इस साल अभी तक हमने पे नहीं की है, तो इसका हम आगे वाले साल में पे करेंगे। तो 2000 तो दिए हैं, 400 भी बाकी है, तो टोटल खर्चा कितने का होगा, 2400 का होगा। तो एक क्वेश्चन दे देता हूँ जिससे आप पता कीजिएगा कि इसमें खर्चा कितना आएगा। सैलरी, ये आपके लिए होमवर्क है, सैलरी पेड ड्यूरिंग द पीरियड जो है वो 2000 है। प्रीपेड सैलरी एट द एंड at the beginning, outstanding salary at the end, at the beginning। ये 400, ये 500, ये 600, ये 200 आपको बताना है। सैलरी एक्सपेंस कितना है, जो हम कहाँ लिखेंगे, आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, वो अमाउंट जो वो पता करना है। क्लियर है, ये आपका होमवर्क है, इसको कीजिए। इसके साथ ये भी बताइएगा कि प्रीपेड जो है वो आपके लिए एसेट होगा या लाइबिलिटी होगा, आउटस्टैंडिंग आपके लिए एसेट होगा या लाइबिलिटी होगा। क्लियर है, बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, इतनी देर आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ते रहें, और कोई भी डाउट आए आपके अगर किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, तो उन डाउट को आप 9602118772 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर ये मेरा डाउट है। ठीक है, डाउट जहाँ तक वो सब्जेक्ट के ही पूछें, क्योंकि बाकी के मेरे को भी इतना ज़्यादा पता नहीं रहता है। मतलब बाकी भर्तियों के वगैरह के पूछेंगे तो उसमें मेरा इतना ज़्यादा एक्सपर्टाइज नहीं है। इसके बजाय जैसे कि इसमें ये एलिजिबल है या नहीं है, तो वो आप जो टीम सी वाला नंबर है उनके ऊपर आप व्हाट्सएप कीजिएगा। और बाकी अगर अकाउंट के अंदर और मेरे पढ़ाए हुए किसी सब्जेक्ट के अंदर आपको डाउट हो तो आप इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। क्लियर। और हाथों हाथ करते से ही मैसेज मत कीजिएगा। 5 मिनट बाद कुछ स्टूडेंट करते हैं, फिर 5 मिनट बाद मैसेज करते हैं कि सर आप तो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, भाव क्यों खा रहे हैं। ऐसा ना करें भाई, व्हाट्सएप 24 घंटे शुरू नहीं रहता है, क्लासेज भी रिकॉर्ड करनी रहती है। तो जब समय होगा तब मैं आपको वापस उसका रिप्लाई कर दूँ।